तो आप सभी लोगों ने कुषाण वंश में क्या क्या पढ़ा था कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन है। कल आपने देखा था वीडियो कल का कुजुल कटसेर कुषाण वंश के संस्थापक है। आप सब जानते हैं कुषाण वंश कोई भी वंश उसमें उसी राजा का महत्व होता है जो राजा बहुत प्रभावशाली होता है, ठीक ना, प्रतापी होता है। कुषाणों के बारे में मैंने आपको बताया था, संस्थापक कुजुल कटसेर थे। उसके बाद कुषाण वंश के जो शासक थे, सबसे बड़ा शासक कुषाण वंश का कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। और आपको पता है ये जो कनिष्क है, कनिष्क, इसके बारे में हम सब बताए थे। कुषाण वंश आपका चल रहा है कुषाण, इंग्लिश में कहते हैं कुषाण डायनेस्टी, ठीक है। तो ये जो राजा है कनिष्क जो है, इसको मैंने बताया था इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 78 ईस्वी में इसका राज्याभिषेक हुआ था। कनिष्क ने अपने राज्याभिषेक के समय ही एक कैलेंडर की स्टार्टिंग किया था जिसका नाम था कुषाण कैलेंडर। अपने राज्याभिषेक के समय ही स्टार्ट किया था। बाद में चल करके शक राजाओं ने चोरी करके उसका नाम दिया शक संवत। क्या नाम दिया? शक संवत। उस शक राजाओं ने चोरी कर लिया था, ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि कनिष्क के समय में कनिष्क के दरबार में बहुत सारे विद्वान होते थे, जैसे चरक थे, वसुमित्र थे, अश्वघोष भी बाद में चल के फल आया था, अभी बता रहे कैसे आए थे, नागार्जुन थे। चरक को क्यों जाना जाता है? कल ये सब लिखवाए थे। चरक को क्यों जाना जाता है पता है? देखिए, चरक बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य थे। कनिष्क के दरबार में चरक आयुर्वेदाचार्य थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे। कनिष्क के दरबार में चरक, तो चरक ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था पता है? चरक संहिता। नाम क्या था? चरक संहिता पुस्तक का नाम था। उसके बाद सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किए थे नागार्जुन। भारत में सापेक्षता के सिद्धांत की खोज किसने किए थे? नागार्जुन ने। इसीलिए नागार्जुन को क्या कहते हैं? भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। उसके बाद एक आते हैं पार्स। इसके दौरान कई सारे विद्वान थे, जैसे चरक थे, पार्स थे, वसुमित्र थे, नागार्जुन थे। तो पार्स ने क्या काम किया था? पार्स के सलाह पर कनिष्क ने पाटलिपुत्र में चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया था। कनिष्क बौद्ध धर्म को मानता था, कनिष्क धर्म को मानता था, बौद्ध धर्म को मानता था। तो कनिष्क ने चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन किया, पार्स के सलाह पर आयोजन किया। और बाद में आगे चल करके बौद्ध धर्म दो भागों में बढ़ गया, जिसे हीनयान और महायान शाखा में बढ़ गया। उसके बाद आगे चल के क्या हुआ? कनिष्क जो है, कनिष्क एक प्रकार से आप कह सकते हैं बहुत प्रतापी शासक था, बहुत प्रतापी था। बता दें कि इसके बारे में बता दें, एक बार कनिष्क पाटलिपुत्र मतलब पटना, पाटलिपुत्र पे अटैक किया। उस समय महात्मा बुद्ध पाटलिपुत्र में ही थे। तो वहां अटैक किया, आक्रमण किया, और आक्रमण करके महात्मा बुद्ध का जो भिक्षा पात्र था, महात्मा बुद्ध जिसमें भिक्षा उछल लेते थे, उनका भिक्षा पात्र अपने यहाँ उठा लाया। और पाटलिपुत्र में एक विद्वान रहते थे, उनका नाम था अश्वघोष। पाटलिपुत्र में एक बहुत बड़े मतलब विद्वान व्यक्ति थे, उनका नाम था अश्वघोष। उनको भी उठा लाया अपने यहाँ, जबरन उठा लाया, इतना प्रतापी था। उसके बाद अश्वघोष ने एक पुस्तक की रचना किया था जिसका नाम था बुद्ध चरितम। अश्वघोष ने किस पुस्तक की रचना की थी? क्वेश्चन आता है, देखिए, बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना अश्वघोष ने किया। बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना किसने किया है? बुद्ध चरितम पुस्तक की रचना किसने किया है? अश्वघोष ने किया था, ठीक। उसके बाद क्या हुआ, ध्यान समझिएगा। तो इसने सोचा अश्वघोष को वहां से उठा लाया, इतना इसके अंदर क्षमता था। अब इसके बारे में बता रहे, इसकी बड़ी रोचक कहानी। इससे चाइना होने वाले बहुत डरते थे। कनिष्क के बारे में चाइना होने वाले बहुत डरते, पकड़ के पीटा था एक लोग को, बोलती तक बंद कर दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसी के समय में, कनिष्क के समय में सबसे पहले जो है नाशपाती की खेती, आलू की खेती सबसे पहले स्टार्ट हुआ। कनिष्क के समय में भारतीय मानसून की खोज हुआ था। कनिष्क के समय में किसकी खोज हुई? भारतीय मानसून की खोज हुआ था। हाँ, अब उसका तो आगे चलते हैं। उसके बाद इसका जो कनिष्क जो था, तो कनिष्क उस समय आपको पता है ना, पाकिस्तान अफगानिस्तान के पास ही एक पर्वत है जिसका नाम है हिंदुकुश पर्वत। क्या नाम है?
हिंदुकुश पर्वत। उस हिंदुकुश पर्वत के पास कनिष्क को बहुत ज्यादा सोना मिला था, बहुत ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के मिले थे, शुद्ध सोने के सिक्के। और उसी की देन थी कि कनिष्क जो है, कनिष्क का व्यापार, सोने का व्यापार मिस्र तक चल रहा था, मिस्र तक चल रहा था, सोने का व्यापार करता था कनिष्क। अब क्या हुआ इसी बीच कि चाइना, भारत के एक पड़ोसी देश है चाइना, कल फिगर भी बनाए थे, बताए थे। तो भारत के एक पड़ोसी देश है चाइना ने क्या किया पता है? चाइना उस समय मिस्र तक रेशम का व्यापार करता था, रेशम। तो चाइना को पता था कि रेशम बनता कैसे है। तो कनिष्क को पता चला चाइना रेशम का व्यापार करता है। तो कनिष्क ने पूछा उससे, चाइना से कहा कि ये बताओ, रेशम का व्यापार करना मुझे भी बताओ, मतलब रेशम बनता कैसे, मुझे भी टेक्निक बताओ। चाइना ने कहा मुझे आता था लेकिन बताएंगे नहीं तुमको। कहे नहीं बताओगे? कहा नहीं बताएंगे। अच्छा चलो ठीक है। आक्रमण किया चाइना पे। चाइना पे आक्रमण करके जितने भी हेल्पर, वहां पे कर्मचारी थे, कारीगर थे, जितने भी वहां के शासक थे, पकड़ करके वहीं पे एकदम कूच के पीटा, बेदर्द मारा। और जब इतना पीटा, हाथ को पीछे बांध दिया एकदम। कहा आप कैसे नहीं बताओगे, देखते हैं। बहुत पीटा, मतलब डेथ नहीं किया लेकिन पीटा बहुत ज्यादा, मारा एकदम गुस्से में आकर के। उसके बाद क्या हुआ पता है? कुल लास्ट में जब परेशान हो गए तो उन लोगों ने कहा एक काम कीजिए, आप जो है मुझे छोड़ेंगे तब ना बताएंगे। तो तब जाके हाथ छुड़वाया। क्या बताओ कैसे बनता है। उन लोगों ने टेक्निक बताया और कहा सुनो, कल से तुम चाइना वालों, अगर कल से तुम रेशम का व्यापार करते हुए दिख गए उस मार्ग पर, तो एक लोगों को वहां से जो है मतलब कोई जिंदा बच के नहीं जाएगा। इतना तक डरवा दे। उसके बाद क्या किया पता है? जहाँ रेशम का मार्ग, यानी जिस रास्ते से जाते थे रेशम का व्यापार करने के लिए, वो गया पूरे मार्गों पे अधिकार कर ले, जाओ मतलब ये मार्ग अब मेरा है, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा। वहां पर सैनिक लगा दे, जाओ अब कोई भी यहाँ चाइनीज एक भी यहाँ दिखना नहीं चाहिए। तब से डरनाथ है कौन? चाइनीज छोटे होवे करते डरनाथ है, मतलब वो लोग कोई भी वहां डरनाथ है, भनक नहीं लगती उन लोगों की, छोड़ दिए। तो सोचिए कितना प्रतापी था, बहुत तगड़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे कनिष्क में क्या था कि जैसे ये सब प्रोसेस के बाद कनिष्क में क्या था कि कनिष्क के साम्राज्य में एक रूल था जिसका नाम था सामंतवाद। तो कनिष्क में क्या था कि कनिष्क के साम्राज्य में जितने भी कर्मचारी वगैरह काम करते थे तो उनको पैसे न दे करके, कनिष्क पैसे न दे करके जमीन दिया जाता था। जब आप जमीन किसी को देते हैं उसे सामंतवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सामंतवाद। अब देखिए राजा थे उस समय, जमीन को उतना महत्व नहीं था। अरे बता दे कनिष्क पूरा थल सेना को जीत गया था। थल सेना मतलब लगभग भारत में हर जगह इसका कब्जा हो गया था कनिष्क का। इतना कुषाण वंश उस समय बहुत फैल चुका था। और बता दें यही कुषाण यूची कबीला जो आप पढ़ रहे थे, यूची कबीला मध्य एशिया, यही कुषाण वंश वाले थे, बहुत मार काट वाले थे। इस सबको मार के भगाए थे। लास्ट में अपने खुद भारत में आ गए थे, समझ गए कि नहीं? खोते आ गए थे। उसके बाद क्या हुआ कि आगे चल करके सामंतवाद बढ़ने लगा कनिष्क के दरबार में। सामंतवाद मतलब कर्मचारियों के पास जमीन बढ़ने लगा और जमीन बढ़ते एक समय ऐसा आया कि उसी सामंतवाद में से एक ऐसा सामंतवाद उठकर खड़ा हुआ जिसके पास बहुत अधिक जमीन था। उस सामंतवाद का नाम था गुप्त वंश। क्या नाम था? गुप्त वंश। आगे चल करके यही गुप्त वंश पूरा मतलब कि अपना पूरा भारत पे आधिपत्य जमा लेता है और जो कुषाण वंश है वो क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। क्योंकि कनिष्क अब पूरे जीवन भर अमर थोड़ी है कनिष्क जो इतना प्रतापी बन के हमेशा प्रतापी रहेगा। देखिए सब बुढ़े होते हैं, वृद्ध होने के बाद सबकी शक्ति कम हो जाती है, उसी समय चांस मिलता है अगले वंश को स्टार्ट करने का। समझ गए कि नहीं? तो जो कनिष्क जो गुप्त वंश था, सामंतवाद था, वो कनिष्क का सामंतवाद था। कनिष्क कुषाण वंश का सामंतवाद गुप्त वंश था। तो गुप्त वंश क्या हुआ? अपने प्रचंड शिखर पे आ गया। गुप्त वंश में एक शासक था जो कि कनिष्क के जैसा ही, मतलब कनिष्क से भी ज्यादा आप कह सकते हैं ताकतवर था, वीर योद्धा था। उसका नाम था, गुप्त वंश का एक बहुत वीर शासक था, उसका नाम था, जानते हैं? समुद्रगुप्त। क्या नाम था? समुद्रगुप्त। कहा जाता है कि कनिष्क, उसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि कनिष्क पूरे थल सेना को जीत लिया था उस समय, ऐसा कहा जाता है। अगर कनिष्क पूरे थल सेना को जीत सकता है तो समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि समुद्रगुप्त पूरे नौ सेना को जीत सकता है, पूरे नौ सेना को जीत लिया था कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का जो घोड़ा था
समुद्रगुप्त का घोड़ा घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। समुद्रगुप्त इतना बड़ा वीर योद्धा था, उसके बारे में कहा जाता था कि समुद्रगुप्त का घोड़ा कितने समुद्र का पानी पीता था? 3 समुद्र का पानी पीता था। अच्छा 3 समुद्र आप जानते हो कि कैसे 3 समुद्र करे, ध्यान देखिए। जैसे यहाँ पे आपको बता रहे हैं ये गुप्त वंश, जब ये गुप्त वंश की स्टार्टिंग नहीं दिख नहीं रहा है। तो कुषाण वंश का जो सबसे बड़ा सामंतवाद था उसका क्या नाम था? कुषाण वंश का जो सबसे बड़ा सामंतवाद था उसका नाम था गुप्त वंश। क्या नाम था? गुप्त वंश। और आपको पता होना चाहिए गुप्त वंश का जो सबसे वीर शासक, गुप्त वंश का, इस वंश का सबसे वीर योद्धा, सबसे वीर शासक, इस वंश का जो सबसे वीर शासक था उसका क्या नाम था? समुद्रगुप्त, ठीक है। इसी समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। अच्छा 3 समुद्र का मतलब जान दो आप, ये देखिए जो भारत का नक्शा है, इंडियन का नक्शा, ठीक है। जैसे समुद्रगुप्त पूरे दक्षिण भारत पे विजय पा गया था। समुद्रगुप्त जो है पूरे दक्षिण भारत पर क्या पा गया था? विजय। पूरे साउथ इंडिया पर विजय पा गया था। तो आपको पता होना चाहिए साउथ इंडिया के पास कौन से समुद्र है। देखिए जैसे आपका यही साउथ इंडिया, ये साउथ इंडिया, यही साउथ इंडिया फिगर है। ऊपर नॉर्थ इंडिया आएगा, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, समझ गए? तो उसको नहीं बनाना, केवल ये साउथ इंडिया, ये आपका क्या है? दक्षिण भारत। क्या है? दक्षिण। और आपको पता है इसी दक्षिण भारत के इस साइड किनारे पर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? ये जो नदी है। अच्छा उसमें देखो वीडियो नीचे तक दिख रहा है कि नहीं, एक बार देखिए। यहाँ तक दिख रहा है, नीचे तक फिंगर दिख रहा है, ठीक। देखो ये जो नदी है ऐसे सब समुद्र है, सब क्या है? समुद्र है। देखिए ओशियन। ये देखिए इधर क्या है? ये बंगाल की खाड़ी है। क्या है? ये नाम है बंगाल की खाड़ी। क्या है? नाम। ये देखिए इस तरफ क्या बंगाल की खाड़ी है, एक इसका समुद्र का पानी पीता होगा उसको घोड़ा। ये साउथ इंडिया का सीन है। नीचे क्या है आपका? नीचे हिंद महासागर। क्या है? हिंद महासागर है, एक इसका पानी पीता होगा। और इस तरफ क्या है? अरब सागर। क्या है? अरब सागर, एक इसका पानी पीता होगा। वही कहा गया कि पूरे दक्षिण भारत में किसका कब्जा हो गया? समुद्रगुप्त का। तो समुद्रगुप्त के बारे में ऐसा कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। यही बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर। कुछ लोग कहते हैं 4 समुद्र का पानी पीता था। तो इसी में इसमें जैसे नदी में क्या है कि जो सागर है इसमें छोटे छोटे सागर इधर कहीं कैस्पियन सागर वगैरह जोड़ लिए होंगे लोग। तो मेनली 3 समुद्र का पानी पीता है। समझ गए कि नहीं? जानते हैं ये सोचिए इतना बड़ा प्रतापी शासक था समुद्रगुप्त। सोचिए पूरे दक्षिण भारत में कब्जा कर लिया था। सोचिए पहले समय के अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, देख रहे हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे आपके शासक देखिए आते चले गए, जो है देख रहे हैं ना। उसके बाद फिर ये कनिष्क हो गए, समुद्रगुप्त हो गए। अगर ऐसे ऐसे शासक आपके भारत में उस समय थे, उस समय किसी की हिम्मत नहीं थी, कोई विदेशी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी भारत में आक्रमण करके फिर चला जाए वापस। आक्रमण करेगा फिर यही रह जाएगा, जाने ही नहीं पाएगा। समझ गए? देखिए अगर भारत में देखिए जब शासक बहुत बड़े बड़े होते हैं, शासक जब बड़े बड़े होते हैं तब उस सिचुएशन में ये होता है कि उनके पास पावर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शासक वही तब रहते हैं। उस समय जो वो कहेंगे वही माना जाएगा। जैसे इस समय यूएसए के ऊपर कोई आक्रमण चलाएगा। यूएसए बहुत ताकतवर है, बड़ी टेक्नोलॉजी उन लोगों को बहुत तगड़ी है, बड़ी मुश्किल है। अब जैसे अपना ये इंडिया है, इंडिया के देखिए प्राइम मिनिस्टर जो है जो बातें करेंगे, मतलब कोई विदेशी अगर अटैक करता है, जैसे किसी की कंट्री से अगर युद्ध होता है, फाइट होता है, तो देखिए यानी कि देश के जितने भी लीडर हैं, जितने भी सब लोग सब एक हो जाता है उस समय। होते कि ना, अभी देखिए पाकिस्तान से वही ऑपरेशन सिंदूर हुआ था। ऑपरेशन सिंदूर में देखिए पार्टी के जितने भी नेता थे, कोई भी पार्टी ऐसे नहीं थी जो नरेंद्र मोदी साहब का समर्थन न किया। सभी पार्टियां इनका समर्थन की थी। किसका?
भारतीय जनता पार्टी सब पार्टियों ने समर्थन किया था, नहीं ऑपरेशन सिंदूर होना चाहिए, उसको मतलब मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, किसको? पाकिस्तान को। सब लोगों ने समर्थन किया कि नहीं? आपत्ति काल में सब लोग खड़े हो जाते हैं देश के लिए, ये अच्छी बात है। और उसी में जब इधर उधर लोग बढ़ते हैं ना, तब समस्याएं खड़ी होती हैं। तो अब भारत में ऐसा नहीं रह गया है कि कोई आकर अपना आधिपत्य जमा सकता है, क्योंकि लोग इतने जागरूक हो चुके हैं कि अगर कोई आता भी इस टाइप से करने के लिए, लोग एक साथ हो जाएंगे, तुरंत खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये हमारा अपना देश है, अब दूसरे के आधीन कुछ नहीं है, ठीक ना? तो ये है आपका इसमें। अच्छा, इसके साथ साथ हम आपको एक कैलेंडर के बारे में बताना चाहते हैं, तो ध्यान समझिएगा। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर में आप सबने इस समय जो अभी प्रेजेंट में जो आप कैलेंडर पढ़ रहे हैं, उस कैलेंडर का नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। जो अभी आप क्या नाम है? ग्रेगोरियन कैलेंडर। जैसे आप देख रहे हैं 2025 चल रहा है ना, तो 2025 जो चल रहा है वो कौन सा कैलेंडर के अनुसार चल रहा है? ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। जैसे देखिए, आप देखिए यहाँ पे आप 3 प्रकार के कैलेंडर पढ़ेंगे। एक आपका आता है बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले विक्रम संवत। क्या आता है? विक्रम संवत, ठीक, विक्रम संवत। दूसरा आता है बच्चों आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर, कैलेंडर, ठीक। तीसरा आता है आपका शक संवत। 3 को आता है विक्रम संवत, ग्रेगोरियन कैलेंडर, शक संवत। आपको पता होना चाहिए कि ये विक्रम संवत की जो स्टार्टिंग हुई, जो शुरुआत हुई है, वो कब से हुआ है? 57 BC, 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने शकों पर विजय पाने के उपलक्ष्य में किसकी स्टार्टिंग किया था? विक्रम संवत की स्टार्टिंग किया था। राजा विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व में शकों पर विजय पाने के खुशी में विक्रम संवत की क्या किया था? स्टार्टिंग किया था। इधर ध्यान देखो, विक्रमादित्य से बी से विक्रमादित्य आ रहा है और वी से क्या आ रहा है? विक्रम संवत आ रहा है। इसी से आप अपने नाम पर रख। अच्छा, ग्रेगोरियन कैलेंडर इसकी स्टार्टिंग किसने किया था? विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने। और ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग किसने किया था? ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग किसने किया था? वो ग्रेगोरी ने किया था। तो यहाँ पे पहले इसका सन लिखते हैं। देखिए, ग्रेगोरियन कैलेंडर जब स्टार्टिंग हुआ था तो उस समय इसका जो टाइम पीरियड बनाया गया था 0। क्या बनाया गया था? 0। इसकी स्टार्टिंग किए थे पोप ग्रेगोरी। पोप, ये सब मतलब ईसा पूर्व और ईस्वी की अभी बता रहा है, आपको क्लियर करा दीजिए, इसलिए बता रहा है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग पोप ग्रेगोरी ने किया था 0 टाइम काल में। उसके बाद देखिए आपका शक संवत की जो स्टार्टिंग किए थे वह हुआ था 78 एडी में हुआ था। एडी मतलब जानते हो? ईस्वी। एडी मतलब ईस्वी। इसको इसका फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ईस्वी। एडी मतलब इसी का ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट, एनो डोमिनी, ईस्वी। इसे ईसा पूर्व कहते हैं, इसे ईस्वी कहते हैं, ठीक है। यह हम लोगों का जो सन चलता है वह जो है ईस्वी में ही चल रहा है, ईस्वी सन में, और 78 ईस्वी में। और इसकी जो स्टार्टिंग किया था शक संवत की, वो जो है शक लोगों ने किया था। कितने लोगों ने? शक राजा ने किया था। हालांकि अगर आप देखा जाए तो इसकी स्टार्टिंग कुषाण वंश के लोगों ने किया था। शक राजा ने चोरी करके अपने नाम पे रख दिया शक संवत। देखिए, शक के नाम पे ही पड़ा। अब देखिए 3 प्रकार के कैलेंडर, इन तीनों कैलेंडर से आप क्या जानेंगे? जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं। चलिए देखो, यहाँ नीचे तक दिख रहा है कि नहीं? यहाँ उतना एकदम सही दिख रहा है। ठीक। तो देखिए एग्जांपल, जैसे देखिए अब आप यहाँ पे आपको बताते हैं एग्जांपल। देखिए, जैसे मैंने कहा बच्चों, ये विक्रम संवत है, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी तेज कर दो। जैसे देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है? जैसे अभी कौन सा ईयर चल रहा है? अभी प्रेजेंट 2025 चल रहा है, 2025। अगर मैं कहूँ 2025 किस कैलेंडर के अकॉर्डिंग चल रहा है, तो ध्यान दो, हम लोग जो है अंग्रेजी कैलेंडर फॉलो करते हैं। कौन सा कैलेंडर? हम सभी लोग इंग्लिश कैलेंडर को फॉलो करते हैं। अच्छा सुनिए, हिंदू कैलेंडर क्या है पता है? इसे, ये जो शक संवत है, इसे हिंदू लोग फॉलो करते हैं।
इस वाले शक संबोध को कौन फॉलो करता है? इसे शक संबोध को हिंदू लोग फॉलो करते हैं। कौन फॉलो करता है? हिंदू। विक्रम संबोध को नेपाल कंट्री वाले ज्यादा फॉलो करते हैं। नेपाल कंट्री हिंदू रहते हैं, मतलब हिंदू इन दोनों को यूज करते हैं। नेपाल कंट्री में विक्रम संबोध को ज्यादा फॉलो किया जाता है, ठीक ना। और भारत में शक संबोध को हिंदू लोग स्पेशल फॉलो करते हैं, ठीक। और ग्रेगोरियन कैलेंडर को पूरा अंग्रेज फॉलो करते हैं, और इसी ग्रेगोरियन कैलेंडर को आज हम लोग भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक ना। आपको 2025 इन्हीं कैलेंडर के अनुसार आप पढ़ रहे हैं, समझ गए कि नहीं। अब आप जरा देखिए 2025 अगर हम कहें तो शक संबोध के अनुसार क्या होगा? शक संबोध के अनुसार आज का क्या समय चल रहा है, अभी बता रहे हैं। विक्रम संबोध के अनुसार आज के समय क्या चल रहा है? तो देखिए पहले विक्रम संबोध के अनुसार देखिए। विक्रम 2025 जैसे मान लो 2025 ठीक, 2025 का सन अभी चल रहा है, ठीक। अगर मैं कहूं विक्रम संबोध के अनुसार अभी कौन सा सन चल रहा है, तो आप क्या करेंगे पता है? इसको ला करके इसमें जोड़ 57 को इसमें जोड़, बस जो सन चला उसमें जोड़, कितना आएगा? देखिए 7 5 12 और 5 2 7 1 8 2082। ये क्या है आपको? ये विक्रम संबोध, विक्रम संबोध। तो देखिए आप कहेंगे कैसे? विक्रम संबोध 2082 ये चल रहा। आज का जो समय है, अभी जो ईयर चल रहा है, विक्रम संबोध के अनुसार 2082 चल रहा है, समझ गए। अब तीनों का अनुसार अलग अलग है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2025 चल रहा है। शक संबोध के अनुसार क्या होगा? देखिए शक संबोध क्या है? 2025 प्लस, देखिए शक संबोध में 78 है, तो इसको हम लोग माइनस करते हैं। क्या करते हैं? माइनस। इसमें प्लस करते हैं, इसमें माइनस। जो सन चल रहा है उसमें प्लस माइनस करते हैं, तो आपका शक संबोध में आ जाएगा, ठीक ना। तो शक संबोध में 2025 से 78 घटाओ, देखें 8 7 15, यहाँ कितना बचेगा? 11 11 में 7 के कितना आएगा? 3 7 3 10 4, 11 में 7 गया 4, हाँ ठीक 4, ठीक 7 4 11, ठीक। यहाँ पे आपका जो है 9, यहाँ 9 आएगा जो 1, और यहाँ पे 1। देखिए 1947 आ गया, यानी कि 2025 में से 78 हम लोग घटा दिए, तो आपको कितना आ गया? 1947। यानी ये क्या है आपका? ये शक संबोध, 78 साल का सब ये शक संबोध किया। क्लियर? अब आप ये ध्यान समझे देखें, तो विक्रम संबोध 2082 चल रहा है अभी के टाइम में। शक संबोध के अनुसार 1947 अभी चल रहा है, अभी आज के टाइम, ठीक। तो ये है बच्चों आपका, और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 2025 चल रहा है आज। मतलब अगर ईयर आपको दे दे 2025 2026 2027 कुछ भी दे दे, और अगर आपसे कहे विक्रम संबोध निकालो, बताइए कि विक्रम संबोध अभी इस समय कौन सा ईयर चल रहा है, विक्रम संबोध के अनुसार कौन सा वर्ष चल रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो वर्ष आपको पता रहे उसमें इसको ले जाकर के ऐड करेंगे। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार जो ईस्वी सन आपको पता रहेगा उसमें क्या करोगे? इसको ऐड कर दोगे, आपका विक्रम संबोध आ जाएगा। और अगर आपको शक संबोध निकालना होगा, तो जो आपको ईस्वी सन पता रहे उसमें से आप क्या करेंगे? 78 को ले जाके घटा, तो आपका शक संबोध निकल जाएगा। क्लियर? कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो ये था आपका कैलेंडर। तो तीनों कैलेंडर की स्टार्टिंग किसने किया? कब शुरुआत हुआ? तो ग्रेगोरियन कैलेंडर की जो स्टार्टिंग हुआ वो 0 टाइम पीरियड में हुआ था। और आपको पता है महात्मा बुद्ध कह रहे हैं ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था, ईसा मसीह का जब जन्म हुआ था उस समय का जो टाइम पीरियड माना गया था 0। और आपको पता है ईसा मसीह के जन्म के समय से ही ये ग्रेगोरियन कैलेंडर की स्टार्टिंग हुई, जिसे पोप ग्रेगोरी ने स्टार्ट किया। देखिए यहाँ लिखा है पोप ग्रेगोरी, और इसको राजा विक्रमादित्य ने स्टार्ट किया था। इसको किसने स्टार्ट किया? शक राजा ने स्टार्ट किया। कोई दिक्कत? इतना क्लियर कंसेप्ट? अब देखिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का जो हिस्ट्री का वीडियो इसके आगे का है वो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करेंगे, ठीक। तो आज के लिए